Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing good. So हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 को स्टडी आउट कर रहे थे फ्रॉम क्लास 7th हिस्ट्री और जिस बुक को रेफर कर रहे हैं दैट इज योर एनसीईआरटी. चैप्टर का नेम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोगों ने यहाँ तक फिनिश कर लिया था. मेरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. इस रिस्पेक्टिव चैप्टर से हम लोग करेंगे स्टार्ट. ठीक है, सॉरी टॉपिक से. Great. Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. अब historians जो हैं वो अलग अलग तरीके के sources को यूज़ करते हैं चीज़ें लर्न करने के लिए. पास्ट में क्या हुआ था उन सारी चीज़ों को समझने के लिए वो अलग अलग सोर्सेज को यूज़ करते हैं. ठीक है, जो भी एक पीरियड होता है जिसमें वो स्टडी करते हैं उस पीरियड पे डिपेंडिंग होते हुए और इन्वेस्टिगेशन का नेचर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझते हो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट आउट करते हैं जो हिस्टोरियंस होते हैं. ठीक है, जैसे कि पिछले साल फॉर एग्जाम्पल यू रेड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन. अब जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन, इन सब लोगों के बारे में पढ़ा था, रूलर्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने स्टडी आउट किया था. So, in this book, we will be read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. So, इस पर्टिकुलर बुक में रफली हम लोग 700 से 1750 तक पूरा स्टडी आउट करेंगे. ठीक है, so you will notice some continuity in the sources used by the historians for the source study of this period. अब यहाँ पे आप एक continuity नोटिस करोगे जो भी सोर्सेस वगैरह हिस्टोरियंस यूज़ कर रहे हैं इस पीरियड को स्टडी करने के लिए उसमें आप एक कॉन्टिन्यूटी नोटिस करोगे. राइट, सो दे स्टिल रिलाई ऑन द कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इन्फॉर्मेशन. तो वो लोग अभी भी कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए उस पर अभी भी डिपेंड करते हैं. ठीक है, बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टिन्यूटी. बट अभी भी उसमें कंसिडरेबल कंसिडर करने वाली डिसकॉन्टिन्यूटी है. सो द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो जो नंबर और जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हैं उन सबकी वेराइटी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. ठीक है, दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. धीमे धीमे उन्होंने जितने भी और तरीके की इन्फॉर्मेशन थी उन सारी चीज़ों को डिस्प्लेस कर दिया है. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. अब इस पीरियड के टाइम पे जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो गया है और उसके प्राइस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चीप हो गए हैं. राइट, सो पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स और रूलर्स, letters and teachings of saints, petitions and judicial records and for registers of accounts and taxes. तो जो पीपल थे वो उसको यूज़ करा करते थे होली टेक्स्ट वगैरह को लिखने के लिए. ठीक है, जो क्रॉनिकल्स जो रूलर्स होते थे उसके लिए, जो लेटर्स होती थी, जो टीचिंग्स होती थी सेंट्स वगैरह की उसके लिए यूज़ करते थे, जुडिशल रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ करते थे, टैक्स और अकाउंट वगैरह के रजिस्टर्स को मेंटेन करने के लिए यूज़ करा करते थे लोग पेपर को. सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड एंड वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स. तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे फिर उनको कलेक्ट कौन करता था, उनको जो भी रिच पीपल होते थे या जो रूलर्स होते थे, जो मोनास्ट्रीज होती थी, टेम्पल्स होते थे, वो लोग उसको कलेक्ट कर लेते थे. दे वर प्लेस इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स. अब इन सारी चीज़ों को लाइब्रेरीज और आर्चीव्स वगैरह में प्लेस किया जाता था. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians. अभी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये एक काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं हिस्टोरियंस वगैरह को. बट इवन ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं यूज़ करने के लिए. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है. आर्चीव्स क्या होती हैं? सो आर्चीव्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको स्टोर करा जाता है. ठीक है, so today all the national and state governments have archives where they keep all the old official records and transactions. तो आजकल जो भी नेशनल या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं सबके पास आर्चीव्स होते हैं जहाँ पर वो सारा का सारा पुराना ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस को रखते हैं. ठीक है, ग्रेट.
There were no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. अब उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं हुआ करती थी उन दिनों में, ठीक है। तो ये जो स्क्राइब्स जो पीपल हुआ करते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह को हाथों से ही कॉपी करा करते थे। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो हाउ दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अब कभी आपने अगर अपने फ्रेंड का होमवर्क को कॉपी किया होगा तो आप ये समझ सकते हो कि ये एक कोई आसान काम नहीं होता है चीज़ों को कॉपी करना, राइट। समटाइम्स यू कैन, जो कि रूलर के सन को, रूलर का जो बेटा होता है उसको राजपुत्र बोला जाता है, तो ये राजपूत वर्ड है ये वहीं से डिराइव हुआ है, ठीक है। बिटवीन द 8th and 14th centuries the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. अब 8th से 14th सेंचुरी के बीच में ये जो टर्म था ये उन लोगों के लिए अप्लाई होता था, उन लोगों पे अप्लाई होता था जो कि खुद को क्लेम करते थे, जो खुद को कहते थे कि हम क्षत्रिय कास्ट के हैं, ठीक है। ये एक वॉरियर्स का ग्रुप था जो कि खुद को कहते थे कि वो क्षत्रिय कास्ट के हैं। तो उनके लिए ये पर्टिकुलर वर्ड है जो कि राजपूत वो यूज़ होता था 8th और 14th सेंचुरी के बीच में। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs for all over the subcontinent. अब ये जो ग्रुप होता था इसमें सिर्फ रूलर ही नहीं होते थे बल्कि इसमें चीफ भी होते थे, इसमें सोल्जर्स होते थे, इसमें कमांडर्स होते थे। इसमें सोल्जर्स और कमांडर्स ऐसे होते थे जो कि ऑलरेडी आर्मीज में काम कर चुके होते थे, अलग अलग लोगों के लिए पूरे सब कॉन्टिनेंट पे उन्होंने काम करा होता था, तो उस तरीके के सोल्जर्स और कमांडर्स वगैरह पूरे ग्रुप में होते थे। A chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. अब जो उनके पोएट्स वगैरह थे, पोएम्स वगैरह में उन्होंने जब राजपूत वगैरह की क्वालिटीज़ के बारे में बात करी तो लॉयल्टी और वेलोर, तो ये सारी चीज़ें जो थी जैसे लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें उन्होंने राजपूत की क्वालिटी में ऐड ऑन किया। तो उसी के हिसाब से जो पोएट्स वगैरह थे वो उसी हिसाब से पोएम्स वगैरह को कंपोज करते थे। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख्स, जाट्स, Ahoms or Kayasthas, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunities through the age to become politically important. तो इसी तरीके से और अब यहाँ पे तो एक ग्रुप जैसे क्षत्रिय ग्रुप की बात हो गई। अब जो और ग्रुप ऑफ पीपल थे लाइक जैसे कि जो मराठास थे, जो सिख्स थे, राइट, अहोम्स थे, कायस्थास थे, तो ये सारे लोग भी अलग अलग तरीके ढूंढने लगे, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ करने लगे उस टाइम की कि वो लोग भी जो हैं वो लोग भी पॉलिटिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएं, तो उसके लिए वो अलग अलग तरीके की मेजर्स वगैरह को यूज़ करने लगे। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज एंड इन अदर्स। अब इस पीरियड में इस रिस्पेक्टिव 8th से 14th सेंचुरी के बीच में जो भी काफ़ी जो फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट काफ़ी क्लियर हो रहे थे और जो एग्रीकल्चर वगैरह था वो बढ़ रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे जो चेंज था काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा था, ठीक है। कुछ एरियाज़ में तो पूरा एग्रीकल्चर वगैरह हट गया था। सो चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। तो इस टाइम पे ये जितने फॉरेस्ट वगैरह थे पूरे साफ कर दिए जा रहे थे, एग्रीकल्चर वगैरह जो था वो बढ़ रहा था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्चुअली हैपन हो रही थी। तो ये जो हैबिटेट में जो चेंजेस थे, मतलब कि जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस थी, जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल में जो चेंजेस थी, वो सारी चीज़ों ने काफ़ी सारे जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं उनको फोर्स किया कि वो वहाँ से क्योंकि दूसरी जगह जाएं, क्योंकि जब फॉरेस्ट ही क्लियर हो रहे थे तो फिर अब उनका जो खाना वगैरह उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते, तो माइग्रेट करना उन्होंने दूसरी जगह को ट्रैवल करना चालू कर दिया। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। अब जो और लोग थे वो लैंड वगैरह पे काम करने लग गए और पीजेंट्स बन गए। द न्यू पीजेंट ग्रुप्स कैजुअली बिगेन to be influenced by regional marketers, chieftains, priests, monasteries and temples. They became part of large complex societies and were required to pay tax and offer goods and services to local lords. तो धीमे धीमे जो पीजेंट्स का ग्रुप था वो धीमे धीमे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया। जो रीजन की जो मार्केट्स थी, जो प्रीस्ट थे, मोनास्ट्रीज थे, टेम्पल्स थे, वो सारे के सारे लोग ये जो पीजेंट्स वगैरह ग्रुप के इन्फ्लुएंस करने लगे, इनको काम वगैरह देने लगे। तो धीमे धीमे करते करते ही एक काफ़ी
इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था सोसाइटी का, ठीक है, जो कि ये लोग टैक्सेस वगैरह पे करते थे, सर्विसेज वगैरह ऑफर करते थे। तो ये सारी चीज़ें धीमे धीमे जो पीजेंट्स थे वो करने लग गए। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंग्स पीजेंट्स। अब इसका ये फाइनल रिजल्ट हुआ कि इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस धीमे धीमे इन पीजेंट्स के बीच में आने लग गए। इकोनॉमिकली और सोशली डिफरेंसेस इनके बीच में आने लग गए। सम possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season। तो अलग अलग चीज़ें होने लग गई, जैसे कि कुछ लोगों ने काफ़ी प्रोडक्टिव लैंड कुछ लोग के पास था, कुछ कैटल वगैरह को रखने लग गए, कुछ एग्रीकल्चर के साथ कुछ आर्टिस्ट वगैरह का आर्टिसनल वर्क, मतलब ये पॉट्स वगैरह बनाने का काम भी करने लग गए। तो ये सारी चीज़ें भी धीमे धीमे होने लग गई। As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations। अब जैसे कि जो सोसाइटी थी धीमे धीमे डिफरेंट बनती जा रही, डिफरेंट होती जा रही थी, तो लोगों को अलग अलग ग्रुप में असेंबल करने लग गए या फिर सब कास्ट बनाने लग गए, और उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे उन सब कास्ट के लोगों को रैंक करने लग गए, और उनके ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, उसके बेसिस में उनको रैंक करने लग गए। So ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by member of the jati। तो अभी जो रैंक्स थी ये फिक्स नहीं थी हमेशा के लिए, ये जिस तरीके से पावर बढ़ता था या जिस तरीके से इन्फ्लुएंस, जैसे रिसोर्सेज वगैरह कंट्रोल होते थे, उसी चीज़ के अकॉर्डिंग ये बढ़ते जाते थे, ये सारी चीज़ें वैरी करती जाती थी। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। तो ये जो जितने भी जो सब कास्ट वगैरह थे, उन सबका जितना भी स्टेटस वगैरह था वो हर एरिया टू एरिया डिफरेंट होता था, हर एरिया टू एरिया वैरी करता था, डिफरेंट होता था, ठीक है। Jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members। अब ये जो पीपल थे इन्होंने अपने खुद के रूल्स, खुद के रेगुलेशंस बना लिए, राइट, अपने मेंबर्स को मैनेज करने लग गए, ठीक है। तो these regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the Jati Panchayat। तो अभी जो रेगुलेशंस, रूल्स वगैरह थे वो कौन बनाता था, कौन इनको इन्फोर्स करता था, कौन इनको अप्लाई करता था? तो जो बड़े लोग होते थे उनकी एक टीम, एक ग्रुप बना दिया जाता था, असेंबली ऑफ एल्डर्स, जिनको कई एरियाज में जटी पंचायत बोला जाता था। तो वही लोग थे जो कि इन रेगुलेशंस वगैरह को इन्फोर्स करते थे, रूल्स वगैरह को इन्फोर्स करते थे। बट जतीस वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो रूल्स ऑफ देयर विलेज। तो लेकिन जो जटीस थे उनको भी अपने जो विलेज थे उसके रूल्स वगैरह को फॉलो करना पड़ता था। Several villages were governed by a chieftain. Together they were one only a small unit of a state। बहुत सारे जो अलग विलेजेस थे वो chieftains वगैरह गवर्न करते थे। सो इकट्ठा वो सबके सब एक छोटा सा स्टेट का एक छोटा सा यूनिट थे, ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने समझा फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज वगैरह के बारे में, कि कहाँ से वो लोग सोर्सेज वगैरह फाइंड आउट करते हैं कुछ हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए। और नेक्स्ट हम लोगों ने समझा कुछ सोशल और नए जो सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने समझा इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट था वो आपने नोट डाउन करा होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चलें, थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।